सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो वो आसमां है जिसका रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इन्हें नई लाइनों के साथ मैं आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सीरीज का नाम है 70 में 70 अंक कैसे लाएं सामाजिक विज्ञान में। इस समय बोर्ड एग्जाम है, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा है कि आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग साइंस मैथ की तैयारी ठीक ठाक किए रहिए। देखो नंबर आने 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और बाकी सब में आप लोग देते रहिए टाइम, लेकिन सामाजिक विज्ञान में 70 वाले नंबर मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा 70 का पूरा 70 विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान न होइए। मैंने एक पिछला वीडियो लगभग 21 मिनट के आसपास मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें इतिहास के जितने टॉप 20 क्वेश्चन थे, इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन मैंने उसको बता दिया आपको विद एक्सप्लेन के साथ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पूरा जितने लगभग 6 चैप्टर आपको आने हैं ज्योग्राफी में, क्यों जो 6 नंबर का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपके टॉपिक से करता हुआ है। 7वें नंबर संचार है, ठीक है ना, मतलब परिवहन व्यवस्था, वहाँ तक आना है 7वें नंबर तक। लेकिन जो 6वां कटा है, मैं टोटल मिलाकर 6 टॉपिक आपके आने हैं। 6 टॉपिक जो जितने क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से, तो उसमें टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। कोशिश मेरी रहे कि यहीं से या जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे किस क्लास के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आज टॉपिक नंबर है लिए हैं ज्योग्राफी का, हम ज्योग्राफी क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। चलिए, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। पिछले बार हम 2020 के आसपास क्वेश्चन आया था कि कौन सी मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना, या दूसरा क्वेश्चन था। चलिए, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा। अब पूछा मैदानी क्षेत्रों में, अब पर्वतीय मृदा मैदानी क्षेत्र में तो हो नहीं सकती ना, तो ये तो काट सकते हैं। अब आपको मैंने बताया है कि काली मृदा वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण वाला महाराष्ट्र वाला इलाका, तो ये भी नहीं होगा। और तो मैदानी मृदा आपको बता दें कौन सी है, जलोढ़ मृदा। जो नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा है, जो नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये नदियों द्वारा जो निक्षेप करके बनाया गया है ये पूरा मैदान है, इसको ही जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। और जो मैदानी क्षेत्र में जो मृदा बनती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है या किन किन क्षेत्रों में, जैसे ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत से नदियां निकली, पूरा देखते जाइए। मान लो ये क्वेश्चन है तो दूसरा यहां फंस जाएगा, ठीक, तो परेशान ना होइएगा, ठीक। मान लीजिए नदी यहां से आई और निक्षेप लेकर आई, तो अपना निक्षेप यहां पर कुछ जगह डाल देती है, और प्लस यहां पर नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, और फिर कुछ जगह आगे जाकर फिर नदी क्या करने लगती है, दिखने लगती है, फिर जाकर ये पूरा निक्षेप कर देती है। इसके बाद यहाँ समुद्र में जब मिलने से पहले ये पूरा निक्षेप कर देती है, ये पूरा मैदान हो जाता है। ये पूरा इलाका क्या है, मैदानी इलाका है। तो कौन है ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। लेकिन जो नदियां यहाँ से निकलती हैं, यहाँ बीच में लुप्त हो जाती है, इसको बोलते हैं भाबर का मैदान। कौन सा है, भाबर का मैदान। जो कंकड़ीला पथरीला इलाका है इसको बोलते हैं भाबर का मैदान, ठीक। इसके बाद जब नदियां दोबारा दिखने लगती हैं, इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तराई, ये पूरे मैदानी क्षेत्र की घटनाएं, ठीक है। इसके बाद जो नदियों का जो नया निक्षेप है, नया निक्षेप, इसको बोलते हैं खादर। और जो पुराना निक्षेप है, पुराना निक्षेप, उनको बोलते हैं बांगर। जो पुराना निक्षेप है उसको, जो पुराना निक्षेप है बांगर, नया निक्षेप को क्या बोलते हैं, खादर। ये बांगर और खादर, ये नया पुराना निक्षेप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नया निक्षेप जो नदियों द्वारा लाएगा, नया निक्षेप को क्या बोलते हैं। तो नया निक्षेप क्या है, नया खादर
और पूरा निक्षेप क्या है, बांगर। ठीक है, चलिए अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ में गए ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप कौन क्षेत्र लगा देंगे। अब उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 2020 में ऐसे क्वेश्चन आया था आपके कि पूछा गया था कि मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। चलिए अगला, चाय की खेती के लिए चाय की खेती किस मृदा में पाई जाती है। चाय की खेती किस मृदा में मृदा में की जाती है या होती है। ठीक है, तो कौन सी, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, रेंगुर मृदा या लैटेराइट मृदा। अब जो चाय की खेती तो वो आपको पता है कि मैदानों में थोड़ी ना होती है, तो जलोढ़ तो कट जाएगा। ये रेंगुर मृदा है, वो काली मिट्टी। रेंगुर मृदा क्या बोलते हैं, रेंगुर को काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या होता है, गन्ना कपास होता है, गन्ना कपास। ये महाराष्ट्र वाले इलाके तो वहाँ ज़्यादा चाय वाय होती नहीं, तो होती कहाँ, पर्वत में ना। ठीक है ना, दार्जिलिंग वाले इलाके में, असम वाले इलाके में, तो क्या होता है, ये कौन सी हो जाएगी, पर्वतीय मृदा। ठीक है, चलिए एजेंडा 21 किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार में। ठीक है ना, पिछली बार नहीं आया था तो इस बार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21। ओजोन संरक्षण से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषणीय विकास से और जलवायु परिवर्तन से। तो क्या है, सतत पोषणीय विकास से एजेंडा 21। चलिए अगला है, भारत के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं। भारत के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो कितने भूभाग पर पाए जाते हैं, एक, लेकिन जो वैश्विक रणनीति है वो कहा जाता है कि लगभग 33% पर लगभग क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन भारत में है वर्तमान में 21.54%। ठीक है, सुंदरवन किस राज्य में है, सुंदरवन किस राज्य में है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर। तो किस राज्य में सुंदरवन, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल। ये सुंदरवन का डेल्टा भी बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन ही इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा क्या होता है, जब नदियों का निक्षेप समुद्र में मिलने से पहले वो अपना जो मलबा है वो डाल देती हैं, उनको ही बोलते हैं हम लोग निक्षेप, और उसे बोलते हैं सुंदरवन। करीब डेल्टा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा। और जो ये सुंदरवन है, सुंदरवन को मैंग्रोव भी वन बोलते, क्या, मैंग्रोव वन। ये क्या है, दरअसल मैंग्रोव की प्रजाति है, इसको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। अब मैंग्रोव वन कहाँ, तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं तटीय वन भी। क्या बोलते हैं, तटीय वन। क्वेश्चन पूछे कि तटीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई इलाकों में, या डेल्टाई इलाकों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो तटीय वन या मैंग्रोव। ठीक है, अब जो कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों से मिलकर बना है, तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन नदियां हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो सुंदरवन का डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप, नदी द्वीप बना है, नदी द्वीप बना है, उसका नाम है क्या, माजुली। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कहाँ पर है, भारत में है, जिसका नाम माजुली। वो कहाँ पर है, असम राज्य में है। किस नदी द्वारा बनाया गया है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, चलिए इतने क्वेश्चन होगा। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। अगला है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, या चिपको आंदोलन संबंधित है या किससे संबंधित। ठीक, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, और वन संरक्षण से, या ओजोन संरक्षण, किससे, वन संरक्षण से। आपको बता दें, जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ये वहां पर जो ठेकेदार वो पेड़ों कटाई कर रहे थे, तो जो औरतें थी वो पेड़ों से क्या गई, चिपक गई कि आप पेड़ ना काटिए। तो ये आंदोलन सफल रहा, और इसके जनक, चिपको आंदोलन के निर्माता कौन माने जाते हैं, या क्या कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ये जरूर याद रखिए। ठीक है ना, जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो याद ना है कि चिपको आंदोलन, तो कहीं चिपको आंदोलन के जनक या चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो पूछ सकता। तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। या कह सकता चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, तो क्या है,
उत्तराखंड। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से संबंधित है? वो है वन संरक्षण से, ठीक है ना। देख कितने डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरे डायमेंशन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस आप लोग मनाते हैं, कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को, ये ऑप्शन सब 5 दिया, 5 दिसंबर, 5 सितंबर, 5 जुलाई, तो कौन सा है? 5 जून। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं ऑब्जेक्टिव में, आपको मैपिंग के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, सॉरी किस राज्य में है? यह राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया गया, आप लोग कमेंट नहीं किया करते, मैं देखता हूँ पिछले वाला वीडियो में अंदर, लेकिन कोई कमेंट नहीं किया था, ये गलत बात है, ठीक है। तो कमेंट भी किया जाए। तो किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर बना है हीराकुंड? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये बना है महानदी। अगली बार क्वेश्चन यही पूछ सकता है ना कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, या महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड। किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा, या वर्तमान में बोलते हैं ओडिशा। क्या बोलते हैं? ओडिशा, पहले बोलते हैं उड़ीसा। चलिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना शारदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर? तो किस नदी पर है? कमेंट करिए, बताते रहिए। तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? जो टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना है किस नदी पर है? भागीरथी। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। और कहां पर है? ये उत्तराखंड में। मैप में यहां क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है, मैप में दर्शाइए। समझ सकते हैं ना। चलिए, मैं मैप वाला पोर्शन बताऊंगा तो परेशान नहीं होना मैप के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग ये याद करते रहिए पॉइंट। कहां पर है? टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पर, और राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, कितना क्वेश्चन? 9। चलो 10वां क्वेश्चन है इधर का। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, या तुंगभद्रा? यहां तो नाम जाहिर होता है ना, ये तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना नदी घाटी परियोजना है, यह है तुंगभद्रा ही नदी पर। कौन नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। जैसे कभी आ जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, तो इसका मतलब दामोदर घाटी परियोजना तो दामोदर नदी पर है। हाँ, राज्य पूछ सकता है। तो ये किस राज्य पर तुंगभद्रा परियोजना है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किस राज्य पर है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यह कह सकते हो, उसी के बीच में पाई जाती है परियोजना। कौन से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्योंकि अगले क्वेश्चन बनने की यही संभावना बनती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पूरे डायमेंशन बता रहा हूं। कभी पूछ सकता है ये तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों, किस राज्य से संबंधित है? या ऑप्शन आंध्र प्रदेश या कर्नाटक दिया होगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला है इधर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है यह किससे संबंधित है? बताइए। दलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, शहद उत्पादन से? तो कौन सी है? यह दुग्ध उत्पादन से। किस उत्पादन से? ये दुग्ध उत्पादन से है। अब जो श्वेत क्रांति है इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसे है? दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन। मान लीजिए कभी श्वेत क्रांति ना पूछ के आ गए, ऑपरेशन फ्लड पूछ लिया। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है श्वेत क्रांति। श्वेत सफेद कौन सा है? दूध उत्पादन से। और एक दो क्रांति आपको बता दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति। चलिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है जो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो जनक है यहां पर वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। याद रखिए। मान लो अभी पूछा गया इसमें है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन पूछ सकता है जो दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? वर्गीज कुरियन। अगली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हरित क्रांति। इसको बोलते ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। हरित क्रांति। जो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि उत्पादन संबंधित। किससे है? कृषि उत्पादन, या कह सकते हैं कृषि से, ठीक है, या फसल उत्पादन, ठीक है, या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।
और इसके जनक कौन है? यदि विश्व स्तर पर पूछा जाए, विश्व पर, कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो है नॉर्मन बोरलॉग। ये भारत में की बात की है, भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो ये पॉइंट आपको जरूर दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अच्छा समझते जाना, ठीक है ना। जो डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ये जरूर आपको याद रखना है, ये तो मैं करा ही दे रहा हूँ, जो मैं इधर बताता हूँ ना उसको जरूर चाहे पॉइंट आप लोग क्या कह सकते हैं, नोट डाउन कर ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य, देखो जितने मैं इसमें बता रहा हूँ, जो मैं इतिहास में बताया और जो ज्योग्राफी में आज बता रहा हूँ कि दोनों टॉपिक इतिहास और ज्योग्राफी से ही मैप के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ना, ये दरअसल मैप के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैप का ही क्वेश्चन कह सकते हैं एक हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैप ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आता है, मैंने लिखने वाला लिखकर अब वहाँ पर दर्शाना भी होता है मैप में, तभी आधा नंबर दर्शाने का, आधा नंबर लिखने का, दोनों, इसलिए 1 नंबर मिलता है। चलिए हो गया। चलिए, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो कौन है सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कौन करता है? ये करता है केरल। अगला है, निम्न में कौन सी बागवानी फसल है? गन्ना, कपास, कहवा या गेहूं। तो कौन सी है? देखो, अब गन्ना और कपास ये कौन सी फसलें हैं? इनको बोलते हैं हम लोग नकदी फसलें। कौन सी हैं? नकदी फसलें, जिनको हम लोग ऐसे बेच सकते हैं, अपना उत्पादन किए डायरेक्ट बेच सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कपास कपड़ा बनाने, ठीक है, वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इससे कपड़ा बनता है वाणिज्य के लिए। तो ये कहा है, इनको बोलते हैं नकदी, क्योंकि डायरेक्ट हमको इनसे पैसा मिल जा सकता है, ठीक। अगला, गेहूं तो आपको कौन सी फसल है? ये खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल है? ये खाद्यान्न। बची बागवानी फसल कौन सी है? कहवा। बागवानी फसल कौन सी है? कहवा। चाय कहवे कौन सी फसलें होती हैं? ये बागवानी फसलें होती हैं, ठीक। चलिए अगला है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में आजीविका मतलब आजीविका में जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त हमें थोड़े बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे जीवन यापन चल सके या जी सके, उसको बोलते हैं आजीविका। तो कौन है? व्यापार, उद्योग, सेवा या कृषि। तो कौन क्षेत्र है? कृषि, एग्रीकल्चर। अब मैक्सिमम जो भारत की जनसंख्या है, वो जब देश आजाद हो लगभग 90+ लोग क्या थे? केवल कृषि पर ही निर्भर थे। लेकिन अब तो लगभग 60-65%, तब अभी भी 60 से 65% मान लीजिए, अभी भी किसमें निर्भर है? कृषि पर ही है, ठीक है ना। तो फिर आता है फिर उद्योग, व्यापार आता, सबसे फिर सेवा क्षेत्र। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में योगदान किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र में। जो भारत में योगदान है ना जीडीपी में, जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। कृषि का लगभग 16.6% के आसपास आता है, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र का। चलिए अगला है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, पेट्रोलियम, कोयला। और रेत में कोयला तो पाया नहीं जाता, काट दीजिए इसको। पेट्रोलियम, अरे वो तो नीचे मिलता है, इसको भी काट दीजिए क्योंकि पेट्रोलियम नीचे। तो अब रेत में तो पाया नहीं है। अब देख लीजिए, 2 ऑप्शन बताएं, 50-50। यूरेनियम कैसा है? रेडियो एक्टिव, लेकिन उससे कम रेडियो एक्टिव ये है। तो ये कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये भी तो है। लेकिन जो मोनोजाइट रेत में पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम, इसको सोडियम नहीं कहा, थोरियम। अब जो यूरेनियम क्या है? कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक। तो उससे नहीं मतलब हमसे क्या मतलब है इससे? मोनोजाइट रेत में कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है थोरियम, ठीक है। चलिए अगला है 16 नंबर, भारत में अभ्रक सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? भारत में जो अभ्रक है सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? ठीक। चलिए, तो किस राज्य में पाया जाता है अभ्रक सबसे ज्यादा? यह है आपका आंध्र प्रदेश में।
अभ्रक भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का कोडरमा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा, तो झारखंड में भी दूसरे नंबर में झारखंड ही आता है। झारखंड का कोडरमा झारखंड का जो कोडरमा प्रदेश है, कोडरमा क्षेत्र है, वो झारखंड का जो कोडरमा प्रदेश क्षेत्र है वो भी किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। मान लो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में न दिए तो झारखंड दिए तो झारखंड आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देकर आएगा कि झारखंड कोडरमा प्रदेश। और कोयला उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पर है, फ्योडी से नंबर आता है, ठीक है। झारखंड में कोयला इसलिए देता जो कोडरमा क्षेत्र है, अब वो अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है झारखंड। 2020 में क्वेश्चन आया था कि झारखंड का कोडरमा प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक उत्पादन के लिए। तो भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक तो लगाएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा, ये कहावा वाले से ना, तो क्वेश्चन ये कहावा वाले से, चलो हम बैक थोड़ा ले रहे हैं, तो कहावा पूछा जा सकता है कहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक। कोई दिक्कत, चलिए कर्नाटक। चलिए अभी हम कुछ चीजें और रिकाइप करा देंगे आपको। चलिए अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, लोहे का। आपको पता है लोहे का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। चलिए तांबा का, एल्युमिनियम का या चांदी, किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगला है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए, तो परमाणु ऊर्जा के लिए, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए। अंकलेश्वर के अलावा कौन कौन है, मुंबई हाई, ये भी खनिज तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। मुंबई का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, वो भी खनिज तेल के लिए। या मुंबई हाई में किसका उत्पादन किया जाता है, तो कौन सा है, खनिज तेल के लिए। और यही नहीं, और असम वाला क्षेत्र में है, डिगबोई भी है, ठीक है ना, डिगबोई भी खनिज तेल के लिए, याद रखना बात। चलिए डिगबोई होगा, ये सब चीजें हो गई ना। चलिए अगला है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH2, NH44, NH966, NH335, कौन सा है, तो है NH44। भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, लेकिन सबसे छोटा यह है 966, और पूरा नाम NH 966 कब भी, यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। चलिए निम्न में से संचार का माध्यम कौन है, निम्न में से संचार का माध्यम कौन है, जल से हुआ, वायु से हुआ, दूरदर्शन या रेलवे, तो कौन संचार का माध्यम है, यह है दूरदर्शन, ठीक है। ये कौन सा है, ये सब है दूरदर्शन, संचार का माध्यम दूरदर्शन। चलिए कुछ चीजें और, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सोने का उत्पादन कहाँ किया जाता है, सोना का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, कोलार की खान कहाँ पर है, कर्नाटक में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना, देखो और भी परियोजना का मैं नाम बता दे रहा हूं, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। क्या पूछा जा सकता है, रिहंद परियोजना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश जरूर पूछा जाएगा, ठीक। रिहंद परियोजना कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। लोहे का अयस्क कौन है, यह है हेमेटाइट। लोहे का अयस्क कौन है, हेमेटाइट, ठीक है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना, तो कहां पर है, ये कहां, राजस्थान, पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है ना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है, ये बनी है सतलज नदी पर, इसको सतलुज या सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, ये थे आज का टॉप 20 क्वेश्चन, और मैं अब आपको विस्तार से बता दिया हूं,
ठीक है। जो भी मेरी कोशिश ये रहेगी, जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ये जो मैं टॉप 2020 क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके लिए, अब मेरी प्रतिबद्धता यही रहेगी कि आपके लिए पर डे मैं क्लास उपलब्ध कराऊँ, और जल्द से जल्द हो सकता है एग्जाम के आते आते मैं पूरा 10 दिन में आपको पूरा रिकैप करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम तक, एग्जाम लगभग 17 के आसपास है ना आपका, चलिए, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने का, ठीक है ना। नहीं होगा तो 2-2 वीडियो एक दिन में डाल देंगे, ठीक है ना, तो इससे होगा कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैप की मुझे कम से कम 2 क्लासें लेनी पड़ेगी, चाहे थोड़ा टाइम 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती है ना मैप वाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, 10-15 क्लास में आप कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हो सकती है इकोनॉमी या सिविक्स के साथ, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि जितने आपके दोस्त हों, कॉलेज दोस्त हों, कोई भी दोस्त, कितना भी ग्रुप बना, आप लोग भेज दीजिए सबको, क्योंकि इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को, पूरे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मिले, जैसे सोशल साइंस में सबके नंबर अच्छे आ सकें। तो मिलते हैं किसी अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।